So already sir has told about me. So I am your new faculty for the history. And obviously, I am very pleased and glad to see that all of you are here. All of you are here for appearing for the civil services. Okay? First of all, before starting anything, I will like to know, shall I continue in English completely or shall I go English and Hindi mix? मिक्स चलेगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है? तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज सिविल सर्विस इटसेल्फ इज एन इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है? आप जब प्रिपरेशन स्टेज आपकी शुरू हो चुकी है तो उसमें ही आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है. ऑफ कोर्स माय पॉइंट विल बी हिस्ट्री, बट टू बिगिन विद, बिकॉज होता क्या है कि जब IAS बनते हो तो आप अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो सकता है, आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड हो सकता है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई ह्यूमैनिटीज से है. एंड सिविल सर्विस इज अ ह्यूमैनिटीज डोमिनेटेड प्रोसेस. तो उसकी वजह से ये होता है द UPSC एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू दैट यू शुड बी अ वेल वर्स्ड पर्सनैलिटी, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ठीक है, डाइवर्स पर्सनैलिटी. तो वो पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है तो उस प्रिपरेशन स्टेज से ही होती है. तो आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके लाइफ एक्सपीरियंस, सभी से मिलके आपकी जो स्टडी की प्रोसेस है, जब दोनों इंटीग्रेट हो जाती है देन यूर पर्सनैलिटी बिकम्स वेरी रिफ्लेक्टिव, है. तो आप एक अलग पर्सनैलिटी बन जाते हो. एंड डेफिनेटली व्हेन यू गेट पोस्टेड एज एन IAS, चाहे आप गुजरात में पोस्टेड हो जाओ या आप इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड हो जाओ, या अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में चले गए, ठीक है, तो आप अब्रॉड में एज ए एम्बेसडर काम करोगे, तो आपकी एक पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये समझना जरूरी है कि इंडिया का जो ओवरऑल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, द सिविलाइजेशनल ग्लोरी है, कल्चर है, वो कैसे आया है. अगर UPSC ने हिस्ट्री रखा है सिलेबस में, ठीक है, और हिस्ट्री में आपको पता ही है एंशियंट हिस्ट्री भी है, मिडिवल हिस्ट्री भी है एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी है. तो आज हम मॉडर्न पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा फोकस रहेगा एंशियंट में मिडिवल. और आज के लेक्चर में हम कोई टॉपिक वैसे शुरू करने वाले हैं नहीं, ओवरऑल मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा. और जैसे हम होता है कि मैच खेलने से पहले हम गेम प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है. जैसे रिसेंटली अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और अजिंक्य रहाणे जो कैप्टन थे उन्होंने बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया था, खुद के बैटिंग परफॉर्मेंस से भी एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो. सो एज अ लीडर, एज एन एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू बी अ कैप्टन फॉर अ टीम, फॉर होल डिस्ट्रिक्ट, है. तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन फुल प्रूफ होनी चाहिए. तो होता यह है कि नॉर्मली आप प्रीलिम्स पे देखो जनरल स्टडीज में आउट ऑफ 100 मार्क्स अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, ठीक है. बीच बीच में मैं बोर्ड यूज करूंगा एंड यू कैन नोट डाउन. थोड़ा सोशल डिस्टेंस की वजह से लास्ट के लोगों को शायद दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप वहाँ पे भी नोट कर सकते हो एंड मैं यहाँ पे भी करूँगा. तो नॉर्मली जनरल स्टडीज का जो पेपर रहता है प्रीलिम्स का, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ द GS, ठीक है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम देखते हैं तो 20 क्वेश्चंस कम फ्रॉम हिस्ट्री, एंड विद इन दैट एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कम्स एट अ वेरी लार्ज नंबर. इट कम्स इन अ वेरी लार्ज नंबर. व्हाई? देयर इज नॉर्मली कंफ्यूजन. एक कंफ्यूजन होता है कि एंशियंट हिस्ट्री अलग है, मिडिवल हिस्ट्री अलग है और आर्ट एंड कल्चर अलग है. नो, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर दे आर इंटीग्रेटेड, है. और UPSC जो भी आपको कल्चर में पूछती है वो रैंडमली ऐसा कोई कल्चरल चीजें नहीं पूछती है आपको. UPSC जो भी पूछती है आपको कल्चर में वो हिस्ट्री बेस्ड कल्चर होता है. ये पॉइंट चाहिए तो नोट कर सकते हो. अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे UPSC में तो हिस्ट्री बेस्ड कल्चर ज्यादा होता है, ठीक है. जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हम टॉपिक कल चालू करेंगे, ठीक है, वहां से हमारी नॉर्मली हिस्ट्री शुरू होती है और वहां से जो हमारी सिविलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी, वहां से हमारा जो कल्चर डेवलप होने लगा था उसके ट्रेसेस आज भी हमें मिलते हैं. वी स्टिल फाइंड द ट्रेसेस ऑफ द डेवलपमेंट्स व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. तो इंडिया एक ही कंट्री ऐसी है, UPSC ने 2015 के मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा था. उन्होंने वर्ल्ड के जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, जैसे मेसोपोटामिया से एंशियंट नेम ऑफ इराक, ठीक है, और इजिप्ट हो गया,
और अपना इंडस वैली। तो ये तीनों को कंपेयर करके एक क्वेश्चन पूछा था कि उनका जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो हिस्ट्री है, उसमें गैप्स मिलते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी पैचेस एंड देयर आर मेनी फेजेस इन देयर हिस्ट्री, कि वहाँ पे हिस्ट्री का कुछ पता नहीं चलता। स्टिल देयर इज नथिंग वी आर एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड यू विल फाइंड अ गैप। अगर मान लीजिए आज हम गुजरात में हैं, गुजरात इज द हार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम कल देखने वाले हैं, ठीक। तो अगर गुजरात में आईवीसी था और आईवीसी जाने के बाद अगर गुजरात में थोड़ी सी गैप है, तो इंडिया के दूसरे एरिया में कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक। उसकी एक सिविलाइजेशन और जो प्रोसेस थी वो कंटिन्यू हो रही थी इंडिया के एक अलग एरिया में। तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी आज हम देखते हैं कल्चर में, तो उसका रीजन वही है कि अगर किसी एक एरिया में कोई कल्चर फ्लरिश होकर खत्म हो रहा है, तो दूसरे एरिया में नया कल्चर चालू हो रहा है, ठीक है। तो यही रीजन है कि इंडिया की जो टोटल हिस्ट्री है उसमें हमें बिल्कुल गैप मिलती नहीं है। और वही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 मेंस में पूछा था कि व्हाई इट इज सो कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया में आपको सिविलाइजेशन में गैप और कंटिन्यूटी गैप मिलती है, कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, बट आपको इंडियन कल्चर या सिविलाइजेशन में कंटिन्यूटी क्यों मिलती है, ठीक है। तो जो आर्ट एंड कल्चर होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई अलग से टॉपिक नहीं है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, चाहे वो मेडावल इंडिया हो, आर्ट एंड कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट एंड अ प्रोसेस ऑफ अ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। इंडिया का जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है सिविलाइजेशन का, इंडियन सोसाइटी का जो इवोल्यूशन है, इंडियन बेसिकली जो ट्रेडिशंस का इवोल्यूशन है, इंडियन कस्टम्स का इवोल्यूशन है, ये सारा चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर में आता है। और आप जब हिस्ट्री के साथ उसको पढ़ते हो तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। और उसके बाद जब आप आईएएस बनोगे, आपका एकेडमिक और टेक्निकल बैकग्राउंड कोई भी हो, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी, जिस लोगों के लिए आपको काम करना है, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल, जो आपका खाना वगैरह सब कुछ है, ये अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं होगी, देन डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम्स। तो यूपीएससी आपसे वही चाहती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट किया गया, तो डेफिनेटली आपके लिए नॉर्थ ईस्ट एक अलग डाइवर्सिटी है, उनका खाना पीना, क्योंकि वो ट्राइबल डोमिनेटेड है, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो हमारा कल्चर इतने सालों से डेवलप हुआ है, ये सारी चीजें, तो वही यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है। तो इसलिए जीएस प्रीलिम्स में, जैसे मैंने बताया, ऑन एन एवरेज अगर 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री के आते हैं, तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस ये आप नोट कर सकते हो, ये आपके आर्ट एंड कल्चर, जिसका एंशिएंट और मेडिवल से इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही आएंगे, ठीक है। इसी से ओवरऑल अगर लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको वैसे मिलेगा, फ्लक्चुएशन दिखेगा, क्योंकि यूपीएससी को प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। यूपीएससी को नॉर्मली बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेकिन यूपीएससी हर साल जो क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करते रहती है, तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसका रीजन वही है कि यूपीएससी वांट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स कि वो अपना माइंड हमेशा अप्लाई करते रहे, ठीक है, एक कदम हमेशा चलते रहे आगे। इसलिए जो हमारा स्कूल एंड कॉलेज लेवल का एकेडमिक लेवल का जो स्टडी होता है, इवन फॉर एमफिल और पीएचडी, द प्योर एकेडमिक स्टडी इज वेरी डिफरेंट, और यूपीएससी का जो स्टडी होता है वो अप्लाइड बेस्ड स्टडी होता है। तो हिस्ट्री में भी वैसे ही, क्योंकि नॉर्मली हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन या परसेप्शन यही है कि हिस्ट्री इज वेरी बोरिंग, सबको ही लगता है, और उसका मेन रीजन क्या है, इतने सारे डेट्स है, ठीक है। मैं भी जहाँ पे भी मैं क्लास करता हूँ वही पूछता हूँ, सर इतने सारे डेट्स कैसे याद रखेंगे, सर इतने सारे किंग्स के नाम कैसे याद रखेंगे। यूपीएससी का वो पर्पस नहीं है, हिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन, उसका कोई हमें ये करना नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा, हिस्ट्री इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट, ठीक है। यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है हिस्ट्री में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है, और जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी दैट आप फैक्ट को अंडरस्टैंड करो, फैक्ट को आपको मगअप नहीं करना है, फैक्ट को आपको रोट लर्निंग नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है और उसका फिर एनालिसिस करना है। और यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, वो सारे क्वेश्चंस मोर एंड लेस कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल रहते हैं, जिसमें फैक्ट्स आर इंटीग्रेटेड, उसमें फैक्ट बंधे रहते हैं, और फोकस ये रहता है कि आप अप्लाइड माइंड यूज करके एक प्रैक्टिकल आंसर देखो, ये यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैं कुछ आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सक्सेस मंत्र जब बोलते हैं व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी,
दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू अस। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो हिस्ट्री हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, बिकॉज यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी स्पेशलाइजेशन। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है that this is an examination for a well educated person who has not done any study, that is specialized study in any particular subject। है, तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं कि आप हिस्ट्री में मास्टर्स हो या पीएचडी हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स एक सर्टेन डेप्थ पे स्टडी करना है और सारे मैनेज भी करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे मैन मैनेजमेंट जो स्किल्स है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, प्रेशर मैनेजमेंट है, दैट विल डिटरमाइन हाउ यू आर गोइंग टू सक्सीड। ठीक है, तो इसके लिए ये टाइम मैनेजमेंट जो है, मैन मैनेजमेंट है, प्रेशर हैंडल करना है, क्योंकि जितना हम हर साल देखते हैं, अगर प्रीलिम्स में मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मेन एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 to 20,000 स्टूडेंट्स दे गेट अ चांस टू राइट द मेन एग्जामिनेशन, तो बाकी लोग क्लियर क्यों नहीं कर पाते? प्रॉब्लम इज नॉट विद नॉलेज, स्टडी सब करते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर सकते, एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में पता है कि इस क्वेश्चन का एमसीक्यू में आंसर बी है, लेकिन प्रेशर की वजह से वो सी मार्क कर देते हैं और आते हुए भी आपको आपका आंसर गलत देता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस भी मैटर करती है और उसके लिए कंटेंट फाउंडेशन भी बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्ड करते जाना है और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस वगैरह। तो ये चीज़ है, तो मैं वही आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कौन से एरिया से आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, और हमें ये पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या स्टडी नहीं करना ये पता चल गया तो अपने आप पता चलता है हमें क्या स्टडी करना है। तो ये स्ट्रैटेजी जब हम करेंगे, प्लान करेंगे और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका हिस्ट्री का जो टाइम प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक बार आपने हिस्ट्री का टाइम मैनेज कर लिया तो बचा हुआ टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में दे सकते हैं। सपोज किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है लेकिन इकोनॉमी वीक है, ठीक है, और आपने हिस्ट्री का टाइम मैनेज कर लिया तो आप इकोनॉमी के लिए टाइम दे सकते हो। तो इन दैट फैशन बेसिकली यू कैन बैलेंस द थिंग्स। तो पर्पस ये है कि हिस्ट्री का जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका फोकस ये भी होना चाहिए कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो भी कवर होने चाहिए। है, तो उसका ही मैं आपको एनालिसिस अभी दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से एरिया से आएंगे, फिर मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा, क्योंकि बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में हम सब कुछ कवर करेंगे बट स्टिल द स्टैंडर्ड बुक्स यू हैव टू डू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। कितना भी ऑनलाइन आ जाए सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है, बट द रेफरेंस बुक एंड द स्टैंडर्ड बुक्स विच आर रिकमेंडेड जो मैं आपको दूंगा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 20 क्वेश्चंस अगर सारे हिस्ट्री मिला के आता है जिसमें मॉडर्न वगैरह सब कुछ है, तो एंशिएंट प्लस मिडावल जिसमें कल्चर भी आएगा उसके 50% क्वेश्चंस आ गए आपको और एन एवरेज आता। तो दैट इज इट। ये अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसमें से अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लेवल्स भी बताता हूं आपको। प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस सिर्फ 5% है। इसने मैंने बताया कि हिस्ट्री इज अ फैक्ट बट इट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। है, यूपीएससी को फैक्ट्स चेक करना इसमें ज्यादा मतलब नहीं है, आप फैक्ट कितना अंडरस्टैंड करते हो ये मतलब है। तो आपका आइडिया लग जाएगी कि आपको पढ़ना कैसे, और उसी हिसाब से मैं क्लास में भी जाऊंगा।
35 to 40% of the questions will be like that, where आपका factual plus conceptual दोनों कवर हो जाएगा. Okay? 35 to 40% questions will be like that. Factual plus conceptual आपका दोनों कवर हो जाएगा. ये यूपीएससी का प्रकार है. ठीक है, बचे हुए जो आपके क्वेश्चंस है सारे एनालिटिकल हो गए कि जहां पे आपको क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा. द आंसर विल नॉट बी डायरेक्टली अवेलेबल. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स आपको मिलेंगे एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न. सो दिस इज अ बेसिक लेवल, दिस इज अ वी कैन से मीडियम लेवल एंड दिस इज अ एडवांस लेवल. ओके, तो ये तीनों चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न. इन प्रीलिम्स वी आर डिस्कसिंग एज ऑफ नाउ प्रीलिम्स. Okay, last practice. Are you able to it? Shall I go ahead? Yes, sir. अभी कौन से टॉपिक से आएंगे क्वेश्चंस ये हमें देखना है. ठीक है, तो पहले एंशिएंट वर्ल्ड प्लस कल्चर का देखते हैं, उसके बाद मेडावल प्लस कल्चर का. एंशिएंट प्लस कल्चर अगर हम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आता ही आता है. आईबीसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे एज पर एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न. एंशिएंट प्लस कल्चर में तो आईबीसी में क्या क्या आएगा? अर्बन फीचर, क्योंकि इंडस वैली आप में से किसी ने धोलावीरा वगैरह विजिट किया? धोलावीरा कहाँ पे आता है, कुछ आइडिया? वेरी गुड. रण ऑफ कच्छ पे आता है धोलावीरा. और ऑब्वियसली जब धोलावीरा था उस टाइम में भी धोलावीरा बेसिकली डेजर्ट क्रिएट हो रहा था. आज जो थार डेजर्ट हम देखते हैं वो धोलावीरा के टाइम में होना शुरू हो गया था. उसके रीजंस भी बताऊंगा और आपको आइडिया भी होगी कि धोलावीरा किसके लिए फेमस है. तो कुछ आइडिया है धोलावीरा किसके लिए फेमस है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग. दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो होता है और रेन वाटर कंजर्वेशन धोलावीरा में मिलता है. उसका रीजन ही वही था कि बेसिकली जो डेजर्ट आ रहा था तो वाटर वाज स्कार्स. तो उसके लिए इंडस वैली के लोगों ने अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया था. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है. तो जब मैं आईबीसी लूंगा तो लूंगा उसको. तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखा एसएनटी के ऊपर इंडस वैली के तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. वो आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन होता है क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होल सिविलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये है. तो आपका एक तो अर्बन फीचर्स रहेंगे क्योंकि इंडस वैली दुनिया का सबसे एडवांस अर्बनाइजेशन माना जाता है. मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, वो भी इंडस वैली जितने एडवांस नहीं थे एज पर एज द अर्बन फीचर्स आर कंसर्न. तो अर्बन फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. फिर इंडस वैली के सोसाइटी के ऊपर आएंगे. सोसाइटी के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कम आते हैं, मेंस में ज्यादा आते हैं, बट स्टिल इन प्रीलिम्स आल्सो क्वेश्चन कम्स.
कभी डायरेक्टली भी आएगा, कभी इनडायरेक्टली भी आ सकता है। उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आईबीसी फेमस था ही इकोनॉमी के लिए। अगर आईबीसी इतना एडवांस था दुनिया में तो उसकी इकोनॉमी और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। तो उसका रीजन है कि आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस आएंगे आपको, है? और फिर फाइन आर्ट, इंडस वैली का जो फाइन आर्ट है तो उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताया। आपका ब्रॉन्ज आर्ट, दुनिया का सबसे पहला ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू आईबीसी का है। इट इज द फर्स्ट ब्रॉन्ज आर्ट स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो अभी भी एक्सटेंट है। तो और उसके फीचर्स आज भी आपको मिलते हैं, ठीक है। अपने ही गुजरात में या बाजू में राजस्थान में आप जाएंगे तो बंजारा ट्राइब्स होती है, ठीक है, या आपको ज़्यादा पता होगा गुजरात के अलग अलग ट्राइब्स के बारे में, या कुछ लवाणी नाम की ट्राइब्स होती है। उनकी जो लेडीज होती है उनका जो अटायर होता है वो ब्रॉन्ज जो स्टैचू है आईबीसी की, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है उनके अटायर से मिलता है, ठीक है। तो अभी भी 5000 साल के बाद वो कंटिन्यूटी मेंटेन हुई है। तो यूपीएससी ने उसका 2016 के प्रीलिम्स में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन थ्रू फोक सिंगिंग पूछा था, ठीक। राजस्थान में कुछ फोक सिंगिंग कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी उसी टाइम से डेवलप हुई थी ग्रेजुअली, तो अभी भी वो एक्सटेंड है। तो यूपीएससी ने वो क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम्स पूछ लिया था। तो ऐसा कनेक्शन लगा के भी यूपीएससी पूछती है। तो देयर इज अ लिंक एंड कनेक्टिविटी एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न। और यूपीएससी जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक तो वो इशू करंट न्यूज में भी होता है, या उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन से भी होता है। जैसे अभी रिसेंटली जो बजट में डिसीजन लिया गया था, लोथाल का जो ये है आपका, लोथाल इज ऑल्सो इंडस वैली साइड, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्पेशल म्यूजियम बनाने वाले एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो ऐसा जब पॉइंट न्यूज में रहता है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो हमें लगता है कि हिस्ट्री इज वेरी स्टैटिक, हिस्ट्री तो कभी चेंज नहीं होगा, ऑफ कोर्स हिस्ट्री चेंज नहीं होता है, बट हिस्ट्री में भी अलग अलग डेवलपमेंट्स आती है। और स्पेशली अभी टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हुई है, तो आईआईटी खड़गपुर वगैरह जो है वो इंडस वैली के ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके दे वांट टू ब्रिंग द मैक्सिमम सिनेरियो ऑफ द पास्ट, क्योंकि आईबीसी जो हम स्टडी करते हैं दैट इज ओनली अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अगर पूरा आईबीसी बाहर आ गया ना तो सबको हिस्ट्री पढ़ना और मुझे हिस्ट्री पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक आईबीसी पढ़ने पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो व्हाट दैट इज इट। आईबीसी के बारे में जो भी आप जानते हैं, इट इज ओनली 1% और इवन 0.1% यू कैन से। सो a lot has to become. So because of that, history is not studied. There are many areas of the history, तो आपको न्यूज़पेपर में भी आएगा। और बाकी जो जनरल स्टडी आप स्टडी करोगे, बाकी पेपर्स या सब्जेक्ट्स, उसके लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली आर्ट एंड कल्चर का भी करंट अफेयर्स के साथ लिंक है, ये भी पॉइंट याद रखो, ये भी पॉइंट नोट कर सकते हो। क्या हिस्ट्री इज नॉट ओनली स्टैटिक बट करंट अफेयर्स के साथ उसका लिंक डेफिनेटली आएगा, ठीक। तो कभी कभी जब न्यूज में कोई इशू होता है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी इज वेरी डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, ठीक। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, मैं भी कर नहीं पाऊंगा। अगर लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा, इवन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो दिस इज इट, ठीक। बट वी गेट अ आइडिया कि ओवरऑल जो यूपीएससी की प्रोसेस है, लास्ट 5 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए 10 साल में, तो वी गेट आइडिया कि हमारे कौन से एरियाज है। तो ये जो एनालिसिस पूरा बता रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके नहीं बता रहा, एंड मोर और लेस आपका वैसे जाता ही जाता है। तो यहाँ हमारा 1-2 पॉइंट्स है कि यूपीएससी खुद को आगे रखती है, ये चीज़, ठीक है। तो हमारा उसी हिसाब से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आर्ट में आपको ब्रॉन्ज आर्ट आएगा, पॉटरी आएगा, सीरीज आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे एज फार एज इंडस वैली इज कंसर्न। तो जब हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे तो अपने आप आइडिया आपको आ जाएगी कि हमें किस एरियाज में फोकस करना है। तो उतने एरियाज पढ़ लिए, आगे हम चले गए, ठीक है। ये इज इट क्लियर? आगे जाओ। इंडस वैली के बाद अगर दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी नॉर्मली क्वेश्चंस पूछती है, तो आपका आएगा वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक। यहाँ पे भी हमें कौन से एरिया से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है या आ चुके हैं, तो वही देखना है और उसी हिसाब से प्रोसेस जाना है। एंड मोर एंड लेस एक कॉमन पैटर्न बन जाता है, आपको भी धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि कहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। और जैसे हम देखा कि इंडस वैली की सोसाइटी हो गया, आर्ट हो गया, तो उसका लिंकेज भी वैदिक एज से है। तो हिस्ट्री में भी एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक है, बिकॉज हिस्ट्री इज अल्टीमेटली अ सीक्वेंस, हिस्ट्री इज अल्टीमेटली अ क्रोनोलॉजी, है। तो इंडस वैली के इमीडिएटली बाद हमारा वैदिक एज आया था।
तो ऑटोमेटिकली सोसाइटल कनेक्टिविटी, आपका कल्चरल कनेक्टिविटी आपको मिलती है, ठीक है। कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगे, कुछ नए पॉइंट्स या डिफरेंसेस भी मिलेंगे, तो वही हमें कंपैरिजन भी करनी है। तो यूपीएससी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछती है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ऐसे करके भी यूपीएससी के क्वेश्चन पूछती है मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रीलिम्स, बट स्टिल वी विल गेट द आइडिया अबाउट एरियाज। देखिए इंडस वैली में जो पॉलिटी है, इंडस वैली का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हार्डली रूडिमेंट्री आइडिया भी है, क्योंकि इंडस वैली का जो भी हमारा नॉलेज है वो सारा मटेरियल कल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आर्कियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। आर्कियोलॉजी आपको पता है ना, आर्कियोलॉजी मतलब आपको सारे मटेरियल रिमेन्स जो है वो अनअर्थ करने पड़ते हैं, ठीक है, डिगिंग करके जो भी आपको मिलता है, जैसे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिल गया, कहाँ से मिल गया, तो जमीन के नीचे था। तो आर्कियोलॉजी बेसिकली इज अ साइंस व्हिच गोस फॉर स्टडी ऑफ पास्ट मटेरियल रिमेन्स, है। इंडस वैली का कोई लिटरेचर हमारे पास नहीं है, इंडस वैली में राइटिंग था लेकिन वो राइटिंग हम डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी की वजह से हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं चला। वही है जो वैदिक एज है, ये वैदिक एज दो पार्ट में आता है। एक है ऋग्वेदिक और दूसरा है लेटर वैदिक। तो ऋग्वेदिक से आपको पता चल जाएगा कि नाम क्यों है, क्योंकि इस एज में ऋग्वेदा कंपोज किया गया है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी एंड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता चला यहाँ से लास्ट बेंच, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी एंड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो आज हम बोलते हैं कि हम हिंदूज हैं, मैक्सिमम लोग अगर इंडिया में हिंदूज हैं, तो हिंदुइज्म का ओरिजिन, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, इसके लिए उसको बोलते हैं ऋग्वेदिक एज। और फिर उसके बाद जो एज आया था वो भी वैदिक एज ही था, लेकिन उसमें भी डिफरेंसेस थे, इस एज में और इस एज में भी कुछ डिफरेंस थे, इसलिए उसका नाम दिया गया है लेटर वैदिक एज। ऋग्वेदिक के बाद जो आता है उसको बोलते हैं लेटर वैदिक एज, है। तो इंडस वैली के पॉलिटी के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें पता है और क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है। एंड पर्पस जैसे मैंने बताया, किंग्स वगैरह के बारे में या बटल्स के बारे में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है। तो प्रशासन कैसे था, ठीक है, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट दैट टाइम। और आज भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे आज का आपका पंचायत सिस्टम हो गया, ठीक है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम से जैसे है वैसे ही है। अंग्रेज 200 साल थे, अंग्रेजों ने भी चेंज नहीं किया, ठीक है। दे आल्सो मेंटेन द सेम विलेज सिस्टम मोर एंड लेस फ्रॉम द टाइम व्हिच इवॉल्व फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे या किंग से बटल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम में पार्लियामेंट था या नहीं था, डेमोक्रेसी थी या मोनार्की थी, ठीक है, थी तो कैसी थी, पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस, हाउ इट वाज सर्विंग द पीपल। क्योंकि एज एन आईएएस आपका पर्पस भी वही है कि आपको लोगों का वेलफेयर के बारे में ध्यान रखना है, ठीक। तो उस टाइम में भी पब्लिक वेलफेयर के बारे में कैसे ध्यान रखा जाता था, इसके ऊपर फोकस होता है। तो पॉलिटी मतलब यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकते हैं। और ऋग्वेदिक पीरियड का पॉलिटी अलग है, ऋग्वेदिक पीरियड का सोसाइटी अलग है, और लेटर वैदिक पीरियड में उसी सोसाइटी और पॉलिटी में चेंजेस आए थे। तो वो कैसे आए, क्यों आए, उसका इंडिया पे कैसा असर पड़ा, एंड हाउ स्पेशली द वुमन आर सफरिंग इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, हिंदी हार्टलैंड बेल्ट, because of the changes which occurred as far as the society, polity and economy of the time was concerned। इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो वही हमें स्टडी करना है, ताकि आज जो पॉलिसीज हम गवर्नमेंट में जाके बनाएंगे, ठीक है, फॉर वुमन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब एससी हो गए, एसटी हो गए, तो वो पॉलिसीज हम कैसे बनाएंगे, अनलेस एंड अनटिल वी गो बैक इनटू द पास्ट। हम हमारा पास्ट स्टडी नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वुमन को सप्रेस क्यों किया गया था, एससी या एसटीज को वो बैकवर्ड क्यों रहे, ठीक है। अगर आज उनको रिजर्वेशन की एंशिएंट इंडिया कल्चर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपका वैदिक एज है, ऋग्वेद हो गया, लेटर वैदिक, इसमें सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये तीन चीजें जरूरी है। और एक चीज जो सेकेंडरी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
बाय चांस कभी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने बताया यूपीएससी हमेशा आपको गेसिंग में रखती है, ठीक, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो रिलीजन, ठीक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा आप तक, अगर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे मोस्टली क्वेश्चंस हैवंट बीन आस्क्ड, बट स्टिल इन टेक्स्ट का लिंकेज सोसाइटी के साथ है, क्योंकि इन टेक्स्ट जो वैदिक टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें सोसाइटी के चेंजेस वगैरह कैसे आने हैं, नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, ट्रेडिशंस कैसे होने चाहिए, ये सब उस टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, ठीक, कि हमारा जो बर्थ होने के बाद जो नामकरण संस्कार होता है, ठीक है, या हमारे मैरिज के जो ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग एरियाज में अलग अलग है, ठीक है, या डेथ के बाद जो भी ट्रेडिशंस है, वो सब जो सोसाइटी में आए थे उसका रेफरेंस यहाँ पे आया था। तो इनडायरेक्टली कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली अब तक जितना पूछा नहीं है, बट स्टिल इशू क्या हो कर्सर आ गया, लेकिन हमारा प्राइम फोकस क्या रहेगा, सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एज पर एज वैदिक पीरियड्स का, ठीक। तो एंशिएंट प्लस कल्चर में आपका इंडस वैली हो गया प्लस आपका वैदिक एज, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक। शैल आई गो अहेड? उसके बाद का जो टॉपिक है और जिसके ऊपर यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछती है, आप ईयर आफ्टर ईयर देखो जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द कल्चर, है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो हार्ट बोलते हैं, हार्ट एंड सोल, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, है। तो उनकी जो फिलोसफी वगैरह आती है उसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं पर्पस ये नहीं है कि हमें फिलोसोफर बनना है, उस फिलोसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आज के सोसाइटी में, ठीक। जैसे हम देखते हैं कि आईसिस, टेररिज्म सब कुछ चलता है, और महावीर और बुद्धा दोनों ने अहिंसा बोला था, ठीक, महावीर और बुद्धा दोनों ने अहिंसा का प्रिंसिपल प्रमोट किया था। तो आज के टेररिज्म का एरा में, आज के आईसिस वाला जो एरा है, आज का जो तालिबान वाला एरा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने हैं पूरे दुनिया के और वर्ल्ड में अगर पीस लानी है, गौतम बुद्धा इज नोन एज अ लाइट ऑफ एशिया, पूरे दुनिया में अगर उन्होंने पीस लाई थी। अशोका जो मॉडर्न एम्पायर है उसके बाद में आता है, ठीक है, वो गौतम बुद्धा से इन्फ्लुएंस होकर पूरे बुद्धिज्म की तरफ चले गए, जो वही अशोका के पूरे वायलेंट है, अशोका कंप्लीटली टेररिस्ट जैसे थे, ठीक है। एक जो कलिंगा वॉर हुआ था उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस किया था। तो यूपीएससी वॉर के बारे में नहीं पूछते, अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके लिए बुद्धिस्ट प्रिंसिपल कैसे जिम्मेदार है, ये जरूरी है, ठीक है। तो उस बुद्धिस्ट प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो हमारे पास हिस्ट्री में एग्जांपल है। अगर अशोका वायलेंट थे, अगर वो नॉन वायलेंट बन सकते हैं, तो आज का तालिबान, आज का आईसिस, आज का लश्कर-ए-तैयबा, आज का कश्मीर में जो मिलिट्री टेररिज्म चलता है, अगर वो भी खत्म हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कैसे चेंजेस होते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको गौतम बुद्धा की पॉलिसी फॉलो करनी है, तो इंडिया के बाजू में जितने कंट्रीज है, कौन से कंट्री के साथ आप वो फॉलो करोगे, है? या अगर आपको आर्य चाणक्य की पॉलिसी फॉलो करनी है, तो आप कौन से कंट्री के साथ करोगे? आर्य चाणक्य इज नोन फॉर साम दाम दंड भेद, ठीक है, तो वो चाइना जैसे कंट्री है, उनके लिए आर्य चाणक्य की पॉलिसी चाहिए। वहां गौतम बुद्ध की शांति वाली पॉलिसी करेंगे, जैसे नेहरू जी ने किया 1962 वॉर, ठीक है, तो डिजास्टर हमें फेस करना पड़ा। श्रीलंका है, भूटान है, उनके लिए बुद्धिज्म ठीक है, क्योंकि अशोका ने वही किया था। अशोका ने श्रीलंका में बुद्धिज्म स्प्रेड किया था। इंडिया के बाहर अगर बुद्धिज्म गया, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वी कैन से बर्थ एज फार एज द बुद्धिज्म इज कंसर्न्ड, है। और इंडिया से अगर बुद्धिज्म बाहर गया तो पहली कंट्री श्रीलंका थी। तो अशोका ने उनके बेटे और बेटी के थ्रू वो रिलीजन प्रमोट किया था। तो उसका आज एप्लीकेशन कैसे है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, जो आपका पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो टॉपिक है उसमें भी ये काम आता है। तो हिस्ट्री ऐसे साइलोस में नहीं पढ़ते। हिस्ट्री अगर जीएस के पेपर 1 में आता है मेन एग्जामिनेशन में, तो उसका करेक्शन जीएस पेपर 2 से आएगा, ठीक है, उसका करेक्शन एथिक्स में आएगा। गौतम बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में जीएस पेपर 4 एथिक्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। भगवद गीता की फिलोसफी, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज में क्या है, तो गौतम बुद्ध की फिलोसफी उसके साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे? बुद्ध और गांधी जी, उनको कैसे कंपेयर करेंगे? गांधी जी मॉडर्न इंडिया में आते हैं, बुद्ध एंशिएंट इंडिया में आते हैं, लेकिन दोनों का कल्चरल एंगल है। गांधी जी और बुद्ध में सिमिलरिटी थी, गांधी जी ने वो अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिटिकली यूज की, गौतम बुद्ध ने वो कल्चरली यूज की थी उस टाइम में,
है, तो टाइम ऑल्सो मैटर्स। तो ऐसी ये चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ठीक है। और जब आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी प्रॉब्लम, you will be able to score best marks as far as the history is concerned. Okay? The Jainism, Buddhism, उनका practical application. ठीक है, background for the rise. जैनिज्म बुद्धिज्म अगर डेवलप हुआ था उसके रीजंस क्या थे, हैं? उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे कि सोशल रीजंस क्या थे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, हैं? उस टाइम के कल्चरल रीजंस क्या थे कि जिसकी वजह से जैनिज्म बुद्धिज्म आ गया और लोगों में इतना अगर पॉपुलर हो गया, तो डेफिनेटली वो भी आपको पूछा जाता है। और आज उसका सोसाइटी और कल्चर के साथ लिंक क्या है, आज उसका सोसाइटी और कल्चर के साथ इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आपको पूछा जाएगा एज फार एज द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज कंसर्न्ड। ठीक है, आगे जाओ। मौर्यन एम्पायर के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इंडिया का पहला पॉलिटिकल एम्पायर है, लेकिन मैंने बताया यूपीएससी का फोकस पॉलिटिकल चीजों पे नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उसके फाउंडर है, अशोका ग्रेटेस्ट रूलर है, लेकिन फोकस कहाँ रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, है। एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आएंगे। और आजकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग एरियाज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, लाइक रेवेन्यू और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी होने के बाद अगर आप आईआरएस बन गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स कमिश्नर, या इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, तो आपको आइडिया होनी चाहिए एट ए वेरी बेसिक लेवल, ठीक है, कि उस टाइम का रेवेन्यू या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। चाणक्य ने सब कुछ लिख के रखा है, ठीक है। चाणक्य वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने बताया। इसलिए आजकल यूपीएससी इस एरियाज में क्वेश्चन पूछती है और कैंडिडेट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कैंडिडेट्स को उसके बारे में आइडिया नहीं रहती है, सो दे आर नॉट एबल टू टैकल द क्वेश्चन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कि उस टाइम में जुडिशरी कैसे काम करती थी, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट हमारा एक्टिव है, तो उस टाइम में जुडिशियल सिस्टम कैसे थी, अशोका ने उस जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस क्या लाए थे। चाणक्य और अशोका के में बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि चाणक्य वायलेंस पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। चाणक्य हार्श पनिशमेंट देने में बिलीव करते थे, किसी का हाथ काटना, क्राइम किया हाथ काटो, ठीक है, लेकिन अशोका ने वो पनिशमेंट बैन कर दी थी, अशोका ने फांसी बैन कर दी थी, है? तो वो बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के अंडर किया था। तो ह्यूमैनिटी कैसे अशोका ने इंप्लीमेंट की थी, ह्यूमन वैल्यूज कैसे लाए थे, इसके बारे में पूछते थे। तो एथिक्स में भी ये चीजें आएगी आपको, क्योंकि एथिक्स में आपको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पूछा जाता है। तो हिस्ट्री आपका पेपर 1 में आता है और एथिक्स आपका पेपर 4 में आता है एज पर एज द मेन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, लेकिन दोनों का कनेक्शन यूपीएससी जोड़ देती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको रेवेन्यू और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वेरी बेसिक फीचर्स, ठीक है, आधा पेज रहता है, ज्यादा उतना आराम से हम रिवाइज कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, मैं क्लास में लूंगा यहाँ पर, ये चीज। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन आता है। और एक तो आएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें आपका रॉक कट केव्स,
अशोका का जो सारनाथ पिलर है वो तो हमारा नेशनल एनिमल में, चाहे हमारी करेंसी हो गई, हमारा पासपोर्ट हो गया, कोई भी गवर्नमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा सत्यमेव जयते के साथ, सत्यमेव जयते तो वैदिक पीरियड में आता है ये जो टर्म जो है, ठीक है। और जो 4 लाइन वाला पिलर है अशोका का वो आपका आएगा पिलर, तो वो आर्ट और आर्किटेक्चर का पार्ट, ठीक है। तो इसी एरिया पे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इस बार कि मौर्यन एम्पायर सबसे वास्ट है फिर भी, ठीक है, सबसे क्वेश्चंस कम आएंगे तो इसी एरिया पे आएंगे जितना अब तक का यूपीएससी का वो एक्सपीरियंस रहा है। और देयर आर अदर एरियाज बट उसके ऊपर कोई पूछने का चांस नहीं है क्योंकि यूपीएससी वांट्स टू बी स्पेसिफिक। मैंने पहले ही बताया उनको कोई पीएचडी एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, जो सोसाइटी के लिए जरूरी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी एरियाज पे हम नॉलेज पे फोकस करते हैं। ठीक है। मौर्यस के बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन एम्पायर के बाद का जो पीरियड आता है उसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। उसमें भी फोकस रहेगा सोसाइटी पे क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स इंडिया में हुए थे और फॉरेन इन्वेजन्स जो हुए थे, जो बाहर से अलग अलग ट्राइब्स आई थी, वो इंडिया का ही पार्ट बन गए। दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। दे एक्सपांडेड द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया अगर हम बोलते हैं इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इतने सारे रेसेस, इतने सारे हमारे लैंग्वेज और रीजनल डाइवर्सिटी मिलती है, तो इस पीरियड में हुआ था। तो हमें वो पता चलेगा कि उस टाइम में सोसाइटी के जो फीचर्स थे, बेसिक फीचर्स, उससे वो कैसे आता है। इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो ये पीरियड बहुत प्रॉस्परस था, स्पेशली फॉर फॉरेन ट्रेड विद रोमन एम्पायर। अगर हमारे पास मौर्य एम्पायर के बाद का जो पीरियड था और उसमें थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, लेकिन यूरोप में पूरा रोमन एम्पायर चल रहा था। ऑलमोस्ट आज का पूरा यूरोप एक्सेप्ट ब्रिटेन रोमन एम्पायर ने कवर कर लिया था। तो रोमन एम्पायर के साथ जो हमारा ट्रेड चलता था हमारे लिए बेनिफिशियल था। रोमन एम्पायर को हमें गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते थे, तो इस टाइम में इंडिया में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स बाहर से आए थे, तो वही बेसिक इकोनॉमिक फीचर्स हम देखते हैं। तो प्री और मेंस दोनों में ये पूछते हैं। और फिर अगर कल्चर की बात करते हैं प्रॉपर, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, क्योंकि उस टाइम में ग्रीक्स आ गए थे हमारे इंडिया में। शकाज नाम की फॉरेन ट्राइब आई थी, ठीक है, कुशाना नाम की फॉरेन ट्राइब आई थी, जो एक एक करके आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उन लोगों ने हमारा कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस किया था, हमारे कल्चर की वजह से वो लोग कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। तो ये चीजें हमें इस पे पढ़नी मिलती है। तो ये हमारे पास स्पेसिमेन, स्कल्पचर, स्टैचूज सब कुछ अवेलेबल है आज भी, है अलग अलग इंडिया के म्यूजियम्स में। पटना म्यूजियम हो गया, नेशनल म्यूजियम दिल्ली हो गया, कोलकाता म्यूजियम हो गया, सारे आपको देखने को मिलती है। तो उसके फीचर्स प्री और मेंस दोनों में पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको आर्ट एंड कल्चर में आ गया है, प्रीलिम्स में भी पूछेंगे, मेंस में भी पूछेंगे। और उसी टाइम में बुद्धिज्म का और एक्सपेंशन हो रहा था, और बुद्धिज्म का एक अलग टाइप आ रहा था। जो गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म लाया था वो अलग था, अभी एक बुद्धिज्म नया आ रहा था वो अलग था। इसको महायाना बुद्धिज्म बोलते हैं। और उसकी वजह से बेसिकली उसके भी अलग अलग सेट्स आ रहे थे। इसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2020 का, अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो 2 सेट के बारे में पूछा था। वो आपके महायाना बुद्धिज्म के सेट है, तो वो सेट का नाम मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली बुद्धिज्म के बाकी जो इंपॉर्टेंट सेट है उसके बारे में जो पूछा जा सकता है डेफिनेटली पूछा, क्योंकि ये आजकल का नया ट्रेंड है लास्ट 2-3 इयर्स में कि बुद्धिज्म के सेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे थे 2015-16 तक अगर देखेंगे, लेकिन 16 के बाद आफ्टर 2016
प्रीलिम्स में यूपीएससी इज आस्किंग द सबसेट्स ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक, तो डेफिनेटली हमें उसकी सबसे जाना पड़ेगा एट अ बेसिक लेवल। तो ये चला आएगा आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो ऑटोमेटिकली ये मेंस में भी अफेक्ट करेगा। आगे जाओ, एंशिएंट का लास्ट टॉपिक, यहाँ पे एंशिएंट खत्म होता है। नॉर्मली इंडिया की 5000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें से 3500 ईयर्स सिर्फ एंशिएंट की ही होती है, लेकिन हमें 5 या 6 टॉपिक्स में उसको कवर करना है। हमें ये नहीं सोचना कि कितनी लंबी हिस्ट्री है, हमारे काम की कितनी है। तो 5 और 6 टॉपिक्स एंड वी आर फिनिशिंग द वास्ट एंशिएंट इंडिया इंक्लूडिंग द कल्चर। तो लास्ट टॉपिक विल बी गुप्ता एम्पायर। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज दिस इज अ पीरियड इन विच इट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ कल्चर। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सारा कुछ इंडिया अगर वर्ल्ड में फेमस है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लाइमैक्स अगर होता है, ये एंशिएंट इंडिया का भी क्लाइमैक्स है, और आर्ट एंड कल्चर जो एंशिएंट इंडिया का है उसका भी क्लाइमैक्स आपको यहाँ पे मिलता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट, जैसे कालिदास का नाम आपने सुना होगा, है? उनके अलग अलग जो लिटरेचर उन्होंने किए, तो वो नाम यूपीएससी नहीं पूछती आपको, जस्ट आपको कल्चरल डेवलपमेंट पूछेगी, संस्कृत लैंग्वेज कैसे एक्सपांड हुई थी, तो पूरा गोल्डन एज बोलेगा था उसको। पर उसी टाइम में सोसाइटी का डार्क एज, क्यों? अनटचेबिलिटी। तीन सेक्शन में सफर करना शुरू कर दिया, अनटचेबल्स नाम का नया व्हाट वी कैन से इनह्यूमन एंड डिग्रेडेबल कंसेप्ट इंडिया में पैदा हो गया। फॉर्चुनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। वी हैव द सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो, तो पॉलिटी में भी हमें पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। लेकिन अनटचेबिलिटी की शुरुआत वुमन सती का पहला एविडेंस इंडिया में अगर है तो इसी एज में आपको मिलता है। एक साइड में गोल्डन एज हो रहा था कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश हो रहा था, लेकिन शूद्रास या दलित, जिसको हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी बिलोंग करते थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है, प्लस वुमन और प्लस अनटचेबल, ये तीन सेक्शन का डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गया एंड इंडिया वेंट मच 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 बैकवर्ड। इंडस वैली से जब हमारा ग्रेट सिविलाइजेशन था, एंशिएंट इंडिया आते आते कल्चरल डेवलपमेंट तो चलती रही, लेकिन सोसाइटल पर्सपेक्टिव से हम इतने चले गए, वही रीजन है कि मेडिएवल इंडिया का स्टार्ट होता है। अगर फाइनली अगर बाहर से टर्किश इन्वेजन आ गए, ओके, इसको हम नॉर्मली मुस्लिम इन्वेजन बोलते हैं, पर हिस्ट्री में हमें रिलीजन के हिसाब से नहीं जाना है। जो नई रेस आने वाली थी इन्वेजन करने वाली, टर्किश रेस, जहाँ से आपके मोहम्मद घोरी आने वाले थे, महमूद गजनी थे, उन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, एकदम से नहीं। और फिर उसका रीजन था कि हमारी इंडियन सोसाइटी वीक हो चुकी थी, बिकॉज वी कुड नॉट जेल आवरसेल्फ एज अ सोसाइटी। इंडियंस आर ऑलवेज डिवाइडेड, ऐसा बोला जाता है। द ब्रिटिशर्स केम एंड रूल्ड अस, दे डिड नॉट रूल अस, वी वर डिवाइडेड। हमें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो किया था, नो, वी वर डिवाइडेड। आज भी हमारे पॉलिटिशियंस अपने नैरो बेनिफिट्स के लिए हमें डिवाइड करते रहते हैं। आप और हम पढ़े लिखे हैं, हम उसमें नहीं आएंगे, बट स्टिल वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया दे गेट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है, और कहीं ना कहीं उसका
फ्यूचर में हमें इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस फेस करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन वी शुड अंडरस्टैंड what is the history, how we were divided, what were the problems of the decline, and how we can avoid the mistakes in the future. क्योंकि हिस्ट्री अल्टीमेटली इसी के लिए कि हम आगे फ्यूचर में पास्ट के मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करेंगे. दैट इज व्हाट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. क्योंकि पॉलिटिशियन तो अपना काम करते रहेंगे, देश आपको चलाना है. आईएएस ऑफिसर आर द वन, द सिविल सर्वेंट्स आर द वन हु रन द कंट्री. बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, चलते रहेंगे, अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते जाएंगे, बट अल्टीमेटली ऑफिसर्स आर रूलिंग. ठीक है, दे आर मेंटेनिंग एंड बाइंडिंग दिस कंट्री. तो इतना पॉलिटिक्स होने के बाद भी अगर 75 इयर्स अगर इंडिपेंडेंस के हो रहे हैं हमारे 2022 में, तो उसका रीजन हम लोग ही है. सरदार पटेल ने बोला था दैट आईएएस एंड आईपीएस इट इज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट स्टील फ्रेम इज स्टिल एग्जिस्टिंग एंड वी हैव टू मेंटेन दैट, फॉर व्हिच वी शुड अंडरस्टैंड आवर पास्ट इन अ प्रॉपर वे. जितना हमें जरूरी है यूपीएससी के लिए उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत है. ठीक है, तो ये चीजें, तो एक तरफ से ये आर्ट एंड कल्चर की डेवलपमेंट है, एक तरफ से ये सोसाइटी का डिक्लाइन है. तो उसके रीजंस क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, वो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो. ये ज्यादातर आपका मेंस का क्वेश्चन है कि आपका ओपिनियन पूछा जाता है. डू यू एग्री दैट इंडिया वाज ट्रूली हैविंग अ गोल्डन एज इन गुप्ता पीरियड? हाउ फार डू यू एग्री, ऐसा करके पूछती है. तो आपका ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है. तो उस पर आपको ये ध्यान देना कि गोल्डन एज का डिस्कस करते करते आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नेगेटिव साइड्स. सो दैट इज अ. और प्री हो गया या मेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन तो आएगा. जैसे मौर्य एम्पायर हमारा पहला एम्पायर है, तो गुप्ता एम्पायर सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर था उस टाइम का है, एंड उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए. तो मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके डिफरेंसेस और गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके डिफरेंसेस, इसका कंपैरिजन भी पूछा जाता है. क्योंकि मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एम्पायर को बाइंड किया था. गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत में स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाद में वो वीक होने लगा. तो उसके रीजन क्या है, एक फ्यूडलिज्म नाम का कंसेप्ट आया है, और उसका भी कनेक्शन सोसाइटी से भी है, इकोनॉमी से है. ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो गया और इंडिया डिक्लाइन होने लगा. क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी अगर आपकी वीक होती है तो बाहर से कोई भी अटैक करता है, तो ग्रेजुअली वही होने लगा. तो वही प्रॉब्लम और स्टडी करना है एट अ बेसिक लेवल. ठीक है, तो दिस इज लाइक आपका पांचवा या छठा जो भी है लास्ट टॉपिक है, तो उसमें आपका पूरा एंशिएंट इंडिया विद कल्चर खत्म हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया. ठीक है, तो ये नॉर्मली बताया मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से. ये सारी बातें मेंस के लिए भी आएगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, मेंस के हिसाब से आपके मार्क्स चेंज होंगे. मेन एग्जाम में क्या है आपका एवरेज 70 to 80 मार्क्स है आउट ऑफ 250 मार्क्स. जनरल स्टडी पेपर 1 250 मार्क्स है ना. हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये तीन चीजें जीएस पेपर 1 मेंस में आती है. ठीक है, तो आउट ऑफ 250 मार्क्स 70 to 80 मार्क्स एवरेज पूरा इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा, जिसमें मॉडर्न पे आएगा. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर मतलब एंशिएंट मेडीवल कितना आएगा, अगेन 35 to 40 और समटाइम्स 40 to 50 आल्सो. ठीक है, कभी कभी 35 to 40 मिनिमम, और कभी कभी 45 to आपका 50 मार्क्स भी पूछा जा सकता है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि यूपीएससी मॉडर्न के क्वेश्चन कम कर देती है और आपका आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा देती है. तो डिपेंडिंग ऑन द वी कैन से सिनेरियो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. बाकी पॉइंट्स और ये टॉपिक्स वही रहेंगे. और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे वो हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस. अगर कोई भी टॉपिक आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, same topic has to be studied for the mains also. Okay? The only difference is that pattern is different. Prelims is MCQ, mains is a descriptive. Okay? एक बार आप कंटेंट एक होलिस्टिकली पढ़ोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो इसमें से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो जब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से हम गो थ्रू करेंगे अपने आप पता चल जाएगा, और वही क्वेश्चंस मेंस में कैसे आते जाएंगे वो भी अपने आप थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही पता चलता है. तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो यूपीएससी के वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, यू कैन गो, यू कैन हैव पीडीएफ्स आल्सो. ओके, कभी मैं भी आपको दिखा दूंगा. सो एक सेपरेटली हम डिस्कस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है आंसर. तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए. और जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स में भी क्या होता है, आपके पास नॉलेज है, आपने पूरा स्टडी कर लिया, बट आउट ऑफ प्रेशर यू मार्क द रॉन्ग आंसर. मेंस में भी वही होता है. मेंस में 3 घंटे का टाइम मैनेज नहीं होता है, आता सब है. ठीक है,
आपने स्टडी सब कुछ किया है एंड यू गो कॉन्फिडेंटली बट यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. बिकॉज इन यूपीएससी एकेडमिक नॉलेज डजंट मैटर. ठीक, योर स्किल्स मैटर. जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपके राइटिंग स्किल्स हो गए, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप कैसे लिखते हो, कैसे आंसर को प्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, आपके क्वालिटी ऑफ द आंसर भी देखी जाएगी, बट आप आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. और मेंस में भी जब आंसर लिखते हो आप, तो मैप्स निकालो, मॉडर्न एम्पायर का मैप्स, इंडस वैली का मैप्स, एनसीईआरटी में तो सब कुछ है. ठीक है, तो मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स विल बी इंक्रीज. ठीक है, अगर आप हिस्ट्री है जस्ट थ्योरी है तो ऐसे लिखोगे तो मार्क्स इमीडिएटली नहीं आते. और मेन एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट होता है, पॉइंट वाइज आंसर इज एक्सपेक्टेड. अगर पूछा है आपको एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है तो ही आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखता है. अगर आपको पूछा है डिस्कस, डिस्क्राइब, ऐसा कुछ पूछा मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में, तो आपको सीधा पॉइंट वाइज जाना. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रहेगा, सीधा टेबल फॉर्मेट में जाना आपको. ठीक, तो ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है, मार्क्स हमें लेने हैं. कई बार क्या होता है, जितना कंटेंट या नॉलेज होता है उससे भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाता है. और यूपीएससी में अगर आपका 1 मार्क कम होता है, 500 कैंडिडेट्स विल गो अहेड ऑफ यू, बिकॉज दिस इज एग्जामिनेशन फॉर रिजेक्शन नॉट फॉर सिलेक्शन. ठीक, एकेडमिक इज डिफरेंट. हमें वहाँ पे डिग्रीज मिलती है, यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी, यहाँ जॉब मिलेगा, लेकिन वो रिजेक्शन सिलेक्शन डिपेंड करेगा आप कैसे करते हो. 1 मार्क आपका कम हो गया दूसरे से, 500 कैंडिडेट्स आर गोइंग अहेड ऑफ यू. ये हमेशा क्या बोलते हैं, इक्वेशन ध्यान में रख के चलो. तो बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, तो आपको बस चीजें अंडरस्टैंड करनी है, रिवाइज करनी है, आपके खुद के नोट्स बनाने हैं. आपके अलग अलग टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो. और मेन एग्जामिनेशन के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. दैट इज अ सक्सेस मंत्र नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, फॉर एनी सब्जेक्ट. ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो भी हो गया. ठीक है, ये चीजें. तो यही सारी चीज होगी आपकी इंपॉर्टेंट एरियाज एज फार एज द एंशिएंट एंड कल्चर इज कंसर्न्ड. ओके, क्लियर है पूरा? कुछ डाउट्स वगैरह तो पूछ सकते हो. उसके बाद हम मेडावर प्लस कल्चर पे जाएंगे. Shall I go ahead? ठीक है, अभी मेडा ऑफ इंडिया आएगा तो उसमें हमें क्या क्या देखना है वो हम देखेंगे. तो जैसे मैंने बताया कि हमने देखा गुप्ता एम्पायर के बाद एंशिएंट इंडिया धीरे धीरे खत्म हो जाता है. ठीक है, और गुप्ता एम्पायर के बाद जब एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाता है तो इंडिया का टर्बुलेंट पीरियड शुरू होता है. बिकॉज पॉलिटिकली कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर इंडिया में नहीं थी. जैसे हमने देखा कि इंडियंस वर सोशली डिवाइडेड. ठीक है, राजपूत वर देयर, राजपूत वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर कम्युनिटी. ठीक है,
हमें उनके वॉरियर जो स्किल्स है और वैलर है उसके लिए रिस्पेक्ट रहता ही है। बट वही है कि राजपूत अल्टीमेटली फेल बिफोर द टर्किश अटैक। जो भी मुस्लिम अटैक्स हो गए एक्चुअली, जैसे मैंने बताया कि टर्किश रेस वॉज देयर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी वगैरह उनका रिलीजन जस्ट इस्लाम था, इसलिए सारा हमारा मिडल हिस्ट्री इस्लामिक था। और एक्चुअली होता क्या है, ये सब अंग्रेजों ने किया था। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया, तो उन्होंने हिस्ट्री में भी वैसा ही किया। एंशिएंट इंडिया इज हिंदू इंडिया, मिडल इंडिया इज मुस्लिम इंडिया। ये हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने भरा के रखा, तो हमें वैसा कुछ नहीं पढ़ना। एंशिएंट मिडल कनेक्टेड कल्चरल प्रोसेस, सोसाइटल प्रोसेस। बट पॉइंट वही है कि जो फॉरेन रेस आ गए, टर्किश रेस, ठीक है, उनकी वजह से ये एम्पायर आ गया। मिडल इंडिया का पहला एम्पायर दिल्ली सल्तनत। अगर एंशिएंट में अगर हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, मिडल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ठीक है। अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये दिल्ली सल्तनत क्यों आ गया, इंडियंस हम क्यों नहीं सक्सेस हो पाए। राजपूत इतनी ब्रेव रेस थी, उन्होंने ब्रेवली फाइट भी किया था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो उनके बैटल्स वगैरह में हमें ज्यादा यूपीएससी नहीं पूछे, पर व्हाट वर द रीजंस दैट राजपूत फेल्ड, व्हाई दे कुड नॉट डिफेंड इंडिया, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली यूपीएससी उसके बारे में सोशल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जब आएगा मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो वो हम इंडियंस फेल हो चुके थे कलेक्टिवली, वी कैन नॉट ब्लेम राजपूत अलोन। राजपूत को देखने की वो देवर लाइक अ फेस, उनको फेस करने पड़ते हैं इन्वेजन्स, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि कलेक्टिवली इंडियंस एज अ होल फेल्ड एंड फॉरेन रेस केम एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो एम्पायर उन्होंने बना, लेकिन वो इंडिया का पार्ट बन गए। वो आए थे सेंट्रल एशिया और टर्की से, तो अगर टर्किश होते तो उसका रीजन वो टर्की और सेंट्रल एशिया से आए थे, लेकिन वो वापस इंडिया को लूट के चले नहीं गए। एक ये भी मिसकंसेप्शन है, पॉलिटिशियन भी हमारे वही करते हैं, ठीक है, कि मुगल्स आके लूट के चले गए, दिल्ली सल्तनत आके लूट के चले गए। नो, हाँ, महमूद गजनी था जो आके लूट के चला गया था, लेकिन ये जो मोहम्मद घोरी आया था उसकी वजह से ये एम्पायर बना था, दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। जब हम आज बोलते हैं इंडियन मुस्लिम कहाँ से आ गए, तो दैट इज अ सोशल प्रोसेस, द कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर, ये आपको मेडिवल इंडिया में स्टडी करना है, ठीक है। कंपोजिट इंडो इस्लामिक सोसाइटी कैसे डेवलप हुई थी और उसका क्लाइमैक्स अकबर के अंडर कैसे हुआ था, ये हमें देखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमें जरूरी है कि अगर आप आईपीएस बन गए हो, अगर किसी जैसे यूपी में मुजफ्फरनगर अगर एरिया है जहाँ पे राड्स वगैरह होते रहते, तो राड हिट एरिया में अगर आप एसपी पोस्ट हो गए, अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है, यू कैन इमीडिएटली ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनाइटेड, ठीक है। उनको किसी ने भी डिवाइड किया होगा बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक नॉलेज अलग होता है, और लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझ के आप अपना हिस्ट्री का नॉलेज यूज करके सिचुएशन को डेफिनेटली कंट्रोल में ला सकते हैं। दैट इज द रीजन वी शुड स्टडी द कंपोजिट इंडो इस्लामिक सोसाइटी, द कंपोजिट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, द कंपोजिट इंडो इस्लामिक कल्चर, है। तो वो कैसे अचीव हुआ, तो वही देखना है। रूलर्स के बारे में नहीं पूछेंगे, ये सारे रूलर्स हैं, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं जानते, पद्मावत सन ने देखा, ठीक है। बट हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स और कल्चरल अचीवमेंट या फेलियर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे सक्सेस है, एक फेलियर वहाँ पे है। तो ये आदमी फेल क्यों हुआ था, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी उसका कनेक्शन है डेफिनेटली। मोहम्मद बिन तुगलक की उस टाइम की पॉलिसीज इंडिया को कैसे या दिल्ली सल्तनत को कैसे डुबा रही थी, और वैसे ही आज इंडिया कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू चाइना और पाकिस्तान या एनी अदर कंट्री, उसका पैरेलल हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हमें बैटल्स वगैरह नहीं जाना है। इल्तुतमिश ने इंडिया में दिल्ली सल्तनत को कैसे एस्टेब्लिश किया, क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश भी बाहर से आए थे। वो आने के बावजूद मंगोल नाम की रेस, चंगेज खान का नाम सबने सुना है, चंगेज खान ने अटैक किया था इल्तुतमिश पे। अगर हम बोलते हैं कि इल्तुतमिश मुस्लिम है, वो तो बाहर से आया था। इल्तुतमिश की बेटी का नाम है रजिया सुल्ताना, ये भी नाम सुना होगा, ये इनकी बेटी है। तो अगर मान लीजिए मंगोल भी बाहर से आए थे, ये भी बाहर से आए थे, दोनों एक साथ मिलकर इंडिया को लूट लेते, तो इल्तुतमिश ने इंडिया को बचाया था, है। सारे इंडिया को अगर उस टाइम में बचा था चंगेज खान से, चंगेज खान ने पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, पूरा यूरोप को उसने डिस्ट्रॉय किया था। बट अगर इंडिया बचा था वो इल्तुतमिश की वजह से। तो यही रीजन है कि वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन चुके। ही बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, he did not consider himself as a foreigner, okay, he became Indian and he defended India as an Indian. That is what we have to study and we have to go ahead, okay. तो
उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स है वो उन्होंने मंगोल अटैक से इंडिया को कैसे बचाया था, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिए थे, वो हमें देखना है। तो वो हमें प्री, चाहे वो प्री हो या मेंस में पूछेंगे। हाँ, एक पॉइंट ये भी है, जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है, उसमें से 10 क्वेश्चन एंशिएंट मिडाइवल के आएंगे, ठीक है। लेकिन एंशिएंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मिडियल के क्वेश्चन कम आते हैं। अभी ग्रेजुअली 1-2 साल में हो रहा है कि धीरे धीरे मिडियल के क्वेश्चन आना शुरू हो गए। एक टाइम था कि मिडियल इंडिया ज्यादा में पढ़ता भी नहीं था, है, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी मिडियल इंडिया कोई ज्यादा पढ़ता नहीं था क्योंकि क्वेश्चंस आते ही नहीं थे। लेकिन ग्रेजुअली यूपीएससी ने धीरे धीरे शुरू किया, तो जहां से क्वेश्चंस आएंगे या आ रहे हैं वही चीजें हमें पढ़नी है। तो अभी भी मान के चलना है कि प्रीलिम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे मिडियल इंडिया में, ठीक है, प्री में और मेंस में मतलब एंशिएंट के वेटेज अभी भी ज्यादा, मिडियल का अभी भी कम, बट यूपीएससी कभी भी ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड है वही हमें पढ़ना है। तो इल्तुतमिश हो गए पहले सुल्तान, मतलब पहले ही इज नॉट फर्स्ट सुल्तान, जो पहले सुल्तान ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी अचीवमेंट्स हमें देखने हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, कल्चर, क्योंकि जो टर्किश कल्चर और आर्किटेक्चर है, जैसे कुतुब मीनार होता है, कुतुब मीनार इनके टाइम में बना, ठीक है। तो उसके जो फीचर्स है जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, मेंस में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इट इज कनेक्टेड विद द इल्तुतमिश, तो वो भी देखना है। फिर बलबान ने भी पूरा इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया था। आगे बलबान वाज आल्सो फेसिंग द मंगोल इन्वेजन और बलबान ने अपना बेटा भी खवाया था मंगोल अटैक, ठीक है। बट स्टिल हाउ ही बेसिकली मेड इंडिया स्ट्रॉन्ग, and Balban was actually a terrorist, okay. Balban was a real terrorist. He did not have any kind of humanity, but his positive side was that by using his terrorism he was able to keep India united। पूरे नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी को अगर एक रखा था तो बलबान ने उसी टाइम किया था। वो कैसे इल्तुतमिश की अचीवमेंट्स और उनकी अचीवमेंट कैसे डिफर थी वो भी हमें देखना है, ठीक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो पद्मावत सबने देखा है, पद्मावत ने व्हाटएवर जो दिखाया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो सब सही है, वो वैसे ही थे, ही वॉज वेरी अय्याश। लेकिन उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं पूछने वाला। उसने पब्लिक के भलाई के लिए क्या किया। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे ग्रेटेस्ट सुल्तान अगर है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। डिस्पाइट द फैक्ट इन हिज पर्सनल लाइफ ही वाज a real rough person, real the person with we can say no values, no kind of virtues, but that doesn't matter to us because उनके टाइम में इंडिया का जो एम्पायर था अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक फैल गया था। The whole Indian subcontinent was almost brought into control and stability by the Alauddin Khilji by his single-handed achievement, ठीक है। He was also a terrorist but for his enemies, okay? But for the public he was very very human, okay? For people he had taken all kinds of measures which definitely led to the stability in the Indian society। और as a IAS हमें भी वही करना है। और अलाउद्दीन के जो मार्केट रिफॉर्म्स है उसको आज भी नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट डिसिफर नहीं कर पाया है। आप जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखते हैं पीडीएस, वो अलाउद्दीन खिलजी ने 800 साल पहले लाई थी एंड इट इज स्टिल कंसीडर्ड एज अ वंडर ऑफ द एज। आज हम हमेशा देखते हैं इन्फ्लेशन तो पता है ना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इन्फ्लेशन नाम की चीज नहीं थी, महंगाई नाम की चीज नहीं थी। जो दाम एक बार फिक्स हो गया प्राइस का, उनके 20 साल के करियर में प्राइस कभी चेंज नहीं हुई थी। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वंडर ऑफ द एज, ठीक है। तो 800 साल पहले एक आदमी ने वो कैसे मैनेज किया था, इकोनॉमिस्ट आर स्टिल स्टडीइंग दैट एंड दे आर नॉट एबल टू डिसिफर। तो हमें वो टेक्निकलिटीज में जाना नहीं है, बस हमें उनके रिफॉर्म्स देखने। ही वाज वेरी रिफॉर्मेटिव पर्सन एज फार एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसर्न, चाहे वो इकोनॉमी हो गई, मिलिट्री हो गई, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के जो टर्म्स है, इकोनॉमिक टर्म्स, ये आपको पूछे जाएंगे। तो जब आएंगे मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जितना अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुल है और उनके टाइम्स में जितना एम्पायर बढ़ गया उतना ही मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर है, ठीक है। तो वो क्यों फेल हो गए, उनकी पॉलिसीज कैसे फेल हो गई, ठीक है। और उनके टाइम में अलाउद्दीन का जो बना हुआ एम्पायर कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, तो वो कंपैरिजन हमें करनी है। और वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं आज के टाइम्स में मिस्टेक्स, दैट वी हैव टू गो थ्रू। फिर मोहम्मद बिन तुगलक फेल होने के बाद फिर भी एम्पायर को उनके कजिन ने बचाया। मोहम्मद बिन तुगलक के जो कजिन है उनका नाम है फिरोज तुगलक। तो ही वाज एबल टू सेव द एम्पायर। तो फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का कांग्रेस पार्टी बोलते हैं।
सोशलिस्ट मेजर्स के लिए बहुत फेमस है। पब्लिक को जो पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं ना, तो वैसे वो मेजर्स लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम की जरूरत थी और उन्होंने वो मेजर्स लेके इंडियन एम्पायर मतलब दिल्ली सल्तनत को कैसे बचाया था, पूरे इंडिया को कैसे फिर से यूनाइटेड रखा था, ये सारी चीजें हमें फिरोज तुगलक के टाइम में मिली है। तो वन बाय वन अपने आप पता चलेगा सीक्वेंस, और एक बार सीक्वेंशियली जाओगे तो चीजें कवर होती जाएगी। फिर उसके लास्ट आ जाए दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट ग्रेट सुल्तान है सिकंदर लोदी। ठीक है, ही वाज आल्सो ही इज नोन एज सेकंड ग्रेटेस्ट सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर सेकंड ग्रेटेस्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत के है वो है सिकंदर लोदी। तो अगेन ही इज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द पब्लिक वेलफेयर मेजर्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो वो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी एंड वी कैन एक्सपेक्ट द कंपैरेटिव क्वेश्चंस। और हर एक रूलर के अंदर आपकी अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई। दिल्ली का हाउस खास पता है ना सबको, हाउस खास के बारे में पता है ना, आज पूरा कॉर्पोरेट पार्टी का हब बन चुका है। कुछ हाउस खास को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, और हाउस खास किस लिए बनाया था? एज अ वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इट वाज अ वाटर रिजर्वर। दिल्ली में भी ज्यादा बारिश होती नहीं, तो वाटर सप्लाई करने के लिए हाउस खास को बनाया गया। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आ गया तुगलक, जो जितना भी तुगलक लिखा है मैंने, उनका आर्किटेक्चर अलग है। ठीक है, तुगलकाबाद पता है दिल्ली के पास, और तुगलकाबाद जो फोर्ट है उसके फीचर्स कैसे हैं वो आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस पूछे जाएंगे, आर्किटेक्चर में वही ज्यादा होता है। और मेडिवल में क्या है, मेडिवल में एक्चुअली लिटरेचर कम है, मेडिवल में आर्किटेक्चर ज्यादा था। ठीक है, ये कुतुब मीनार बना था, तुगलकाबाद बना था। ठीक है, फिर आपका क्या ये था, हाउस खास बना था, और फिर सिकंदर लोदी के टाइम में भी आपका जो लोधी गार्डन बोलते हैं, दिल्ली में लोधी गार्डन पता आपको है, तो लोधी गार्डन में उसके फीचर्स जो है ये सारे फीचर आर्किटेक्चर में है। फिर आपकी पर्शियन लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, उसका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से कनेक्शन क्या है। मेडिवल इंडिया में अगर आर्यन कल्चर के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं तो आपका म्यूजिक के बारे में क्या है, ये पॉइंट नोट कर सकते हो। लैंग्वेज एंड म्यूजिकल डेवलपमेंट कल्चरल है, ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा आता है। लैंग्वेज एंड म्यूजिकल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आता है। आमिर खुसरो, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट, शायरी एंड गजल, ये सब कुछ बेसिक लेवल पे आएगा। और ये रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, इससे पहले यूपीएससी ने नहीं पूछा, ये रिसेंटली अभी धीरे धीरे पूछा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी के भी एक होता है ना, अगर एक चीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, उसका एम्बिशन खत्म हो गया, तो वो भी नए एरियाज में जा रहा है, अनटच एरिया में। तो हमारे पास भी एरियाज है जहाँ हम फोकस कर सकते हैं बेसिक लेवल। ठीक है, तो कल्चरल में म्यूजिक और पर्शियन लैंग्वेज, और उसके साथ जो आपका उर्दू लैंग्वेज वगैरह आएगा, और हिंदी का भी डेवलपमेंट यही साथ है। ठीक है, क्योंकि पर्शियन से हिंदी और उर्दू दोनों बनेगा, तो वो कैसे लगा और वो कैसे इंडो इस्लामिक सोसाइटी का पार्ट है, कैसे हिंदी और उर्दू ने इंडो इस्लामिक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग किया था, बॉन्डिंग किया था, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ऐसा नहीं कि ये सारे रूलर्स के सिर्फ पॉजिटिव है, इनके भी नेगेटिव्स है, बट स्टिल वी हैव टू टेक द पॉजिटिव एंड गो अहेड। ठीक है, नेगेटिव के बारे में एक दो रेफरेंस आते रहेंगे, तो बस रेफर करना निकल जाए, हमारा फोकस होना चाहिए कि उनकी अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत के बाद। क्लियर है पूरा? इसके बाद जो मेडिवल इंडिया का लास्ट आएगा मुगल एम्पायर।
ओके, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अगर बाई चांस हैंड राइटिंग दिख नहीं रहा लास्ट में तो मुझे पूछ सकते हो, कोई एक पॉइंट है लास्ट में, और दिख रहा यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी हमने देखा। सिकंदर लोदी के बाद उनका जो सक्सेसर था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को मुगल एम्पायर के जो फाउंडर है बाबर है, जियाउद्दीन बाबर उनको बोलते हैं, तो उन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को और इब्राहिम लोदी को मार दिया, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो उसके बारे में बैटल में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि उसकी वजह से क्या होगा कि अपनी इंडियन हिस्ट्री और एक चेंज लगेगी। दिल्ली सल्तनत गया और मुगल एम्पायर आ गया, तो बाबर बन के फाउंडर, बट बाबर और उनके बेटे हुमायूं उनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज ही पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके ग्रैंडफादर और फादर ने नहीं किया वो जो ग्रैंडसन करने जा रहा है हमें सब कुछ पढ़ना है। सो अकबर बेसिकली एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द इंडिया एज अ होल। अगर एंशिएंट इंडिया में अशोका ग्रेटेस्ट है तो मेडिवल इंडिया में अकबर है। तो अशोका की पॉलिसीज और अकबर की पॉलिसीज ये कंपेयर करके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अशोका हो गया एंशिएंट में, अकबर हो गया मेडिवल में, लेकिन एंशिएंट अलग से नहीं पढ़ते हैं, मेडिवल भी अलग से नहीं पढ़ते। मैंने पहले ही बोला है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सोसाइटियल इवोल्यूशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अशोका की पॉलिसीज अकबर की पॉलिसीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओनली थिंग इज दैट कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो एंशिएंट टाइम्स में थे, ये मेडिवल में है। ओके, तो अकबर एज अ नेशनल मोनार्क, अकबर ने पूरे इंडियन सोसाइटी को एक कैसे किया था, जो मैंने बताया कंपोजिट इंडियन इंडो इस्लामिक सोसाइटी वो दिल्ली सल्तनत में आ ही रही थी। फिर भी इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर एक नए रूप में आए थे, एक नए इन्वेडर के रूप में आए थे, और ऑफ कोर्स मुगल के ऊपर भी बहुत सारे आरोप है कि उन्होंने इंडिया को लूटा, कुछ पार्शियली सही भी है, ऐसा भी नहीं है लूटा नहीं है, हाँ लूटेड इंडिया। अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में सबको ही पता, तो डेफिनेटली अकबर ऑल्सो हैव हिज ओन डेफिशिएंसीज, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, राणा प्रताप के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकते, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकती, लेकिन अकबर के बारे में उंगली उठाई जा सकती है। आर निगेटिव्स है, तो वो हिस्ट्री में आपके एलिगेशन चलते हैं कि अकबर को पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखाने के लिए ये सब कुछ दिखाया गया वगैरह, बट हमारे पास क्या यूपीएससी के सिलेबस में जो है हमें पढ़ना, हमें कोई कंट्रोवर्सीज में जाने की जरूरत नहीं। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी डेवलप हुई है आज 21st सेंचुरी में, आज जो हम देखते हैं उसको हम कैसे यूनाइट रखेंगे, क्योंकि देयर आर इनफ एक्सटर्नल फैक्टर हु आर देयर टू डिवाइड इंडिया टिल नाउ, तो वी हैव टू जस्ट यूनाइट इंडिया। तो व्हाट अकबर डिड वो सही है गलत है हमें जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे सामने है वैसे ही वैसे लेना। हमारा पर्सनल कुछ उसमें बायस आना नहीं चाहिए, हमारे पर्सनल बिलीफ्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें जस्ट न्यूट्रल एंड अनबायस्ड वे में जाना है, और यूपीएससी एज एन एस्पायरिंग आईएएस ऑफिसर आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। आपका रिलीजियस बिलीफ, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपका कुछ भी हो सकता है, बट यू शुड बी अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, और आपके जो पॉलिटिकल बॉसेस है, चीफ मिनिस्टर हो गया, उनके आप सेक्रेटरी बन गए, आगे जाके आपको सही एडवाइस देना, बस वही आपका काम। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अकबर, उनके सारे अचीवमेंट्स हमारे पास है। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उनके दो फेमस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स है, जब्ती एंड आइन ए दशाला है। कभी कभी ये टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज किए जाते हैं, तो वो हमें देखना अकबर के टाइम में कैसे कैसे सिस्टम थी और कैसे उन्होंने इकोनॉमी डेवलप किया था, क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म्स आजकल आते हैं। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेडिएवल इंडिया में ज्यादा आ रहा है, ये पॉइंट नोट करिए विथ हाईलाइट। चाहे दिल्ली सल्तनत हो गया, चाहे मुगल एम्पायर हो गया,
मुगल एम्पायर जाने के बाद अंग्रेज आने के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था जिसमें मराठास वगैरह आए थे, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और उनके टर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है। मराठास के बारे में पूछते हैं, चाउथ एंड सरदेशमुखी, ये दो मराठा के टैक्सेस है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो ये डेफिनेटली पॉइंटर्स है आपको कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपको कहाँ पे पिकअप करना है। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर की मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन की डाइवर्सिटी बढ़ा रही है। अगर आप 2015-16 तक देखेंगे तो नॉर्मली 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। अभी आजकल यूपीएससी 12.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछती है, 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ रही है, कभी 8 मार्क्स का भी पूछ रही है, कभी 5 मार्क्स का भी पूछ रही है। ठीक, तो कंटेंट वही रहता है, मार्क्स के हिसाब से आपको कम करना पड़ता है, कभी मार्क्स के हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ता है। एंड दैट इज द स्किल, दैट इज द स्किल। अगर अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको पूछा कि 5 मार्क में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? अगर वही आपको 12.5 मार्क्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दैट इज व्हाट मैटर्स, वो स्किल होता है। तो वहाँ पे सिर्फ नॉलेज होकर मतलब नहीं है, उस नॉलेज को आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे, उस नॉलेज को आप एक्सपांड कैसे करोगे मार्क्स के हिसाब से और वर्ड लिमिट के हिसाब से, वो जरूरी है। क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट है। 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 250 मार्क्स का वर्ड लिमिट है। और आजकल यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी आपको सप्लीमेंट नहीं देती है, आपको फिक्स मार्जिन देती है कि इतनी ही मार्जिन है, उसमें आपको लिखना है 250 मार्क्स। आप कैसे मार्क्स करते हो आपका टर्न है। ठीक है, तो पहले होता था कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी, अभी आजकल नहीं हो। देयर इज अ क्लियर कट मार्जिन व्हिच आर फिक्स्ड, इन दैट यू हैव टू फिनिश द आंसर। है, आपका हैंडराइटिंग बड़ा है छोटा है, आप कैसे करते हो, कैसे आप क्वालिटी देते हो, कैसे रिलेवेंट पॉइंट्स देते हो, वो स्किल्स आप डेवलप करो। So that's why I am emphasizing again and again, writing skills matter. ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आपको 5 मार्क के कैसे लिखना है, उसी क्वेश्चन को आपको 12 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है, that will come by practice. और हमारे पास पूरा टाइम है, 1-1.5 साल की प्रैक्टिस में सब कुछ हो जाता है। Just thing is that we have to be very very consistent, okay? Because the steady slow and steady wins the race, like tortoise. तो वही करना है। तो मनसबदारी सिस्टम हो गई और जागीरदारी सिस्टम हो गई। ये दो सिस्टम के बारे में पूछेंगे, उनके फीचर्स क्या है, उनकी एडवांटेजेस क्या है, उनकी डेफिशिएंसीज क्या है। चाहिए तो वो सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस और आपके डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर अकबर की जो कंपोजिट पॉलिसी थी एज फार एज इंडो इस्लामिक कल्चर इज कंसर्न, उसका रिलीजन के बारे में लिखा। तो ऑटोमेटिकली अकबर ने खुद का एक सबसेट चालू किया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। और देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि दीन ए इलाही एक रिलीजन है। दीन ए इलाही कोई सेपरेट रिलीजन नहीं था, है, इट वाज अ सबसेट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अकबर। और हुआ ये था, अकबर के खुद के फैमिली मेंबर भी उसमें नहीं आए थे, अकबर के खुद के जो ऑफिसर थे वो भी नहीं आए थे एक्सेप्ट बीरबल, है, बीरबल को छोड़ के उस दीन ए इलाही में कोई नहीं आया था। और अकबर की डेथ हो गई, जहांगीर आ गए, दीन ए इलाही खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो हाउ इट बेसिकली बिकेम द पॉलिसी, तो अकबर ने इबादत खाना, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इबादत खाना इज एन आर्किटेक्चर, a building which is built by Akbar in his new capital फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है, अकबर का कैपिटल। आज भी आप जाके देख सकते हो इबादत खाना। तो उस इबादत खाना में अकबर अलग अलग रिलीजियस पर्सनालिटीज के साथ बैठे थे। अकबर आपके जो ऋग्वेदा है और उपनिषद है उसके फैन में जुड़े थे। अकबर ने धीरे धीरे इस्लाम को फॉलो करना बंद कर दिया था और ऑलमोस्ट ये भी कहने लगा हिंदू पर्सन। और क्योंकि उसकी वाइफ राजपूत थी तो इसलिए मैंने लिखा है राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की राजपूत वाइफ का अकबर के पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे हम बोलते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, है, तो दैट इज द केस एज फार एज अकबर वाज कंसर्न। बिकॉज़ ऑफ द राजपूत वाइफ, अगर मुगल भी वायलेंट थे, मैंने बोला ना मुगल दे वर लाइक टेररिस्ट बिकॉज़ दे वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, उनमें कोई सिविलाइजेशन नहीं था, तो वो इंडिया में आके ऐसे कितना चेंज हो गए, उसका रीजन था राजपूत। द राजपूत वाइफ्स ऑफ द अकबर दे बेसिकली चेंज अकबर। ठीक है, the violent Akbar like Ashoka, he also changed himself into a secular monarch। तो उसके कैलकुलेशंस भी थे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि राजपूत पॉलिसी उसकी कैसी थी और उसको मुगल एम्पायर को यूनाइट करने में बेनिफिट कैसे मिला, क्योंकि 350 इयर्स द मुगल रूल है, अंग्रेज आने से पहले 350 साल मुगल ने इंडिया को यूनिटी दी थी, स्टेबिलिटी दी थी, पीस दी थी। और जब पीस एंड स्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, तब आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है। इसके लिए मुगल एम्पायर में पॉपुलेशन भी ज्यादा हुई थी, 17 करोड़ वाला पॉपुलेशन उस टाइम में सेंसस किया गया 400 साल पहले। 400 साल पहले जब सेंसस किया गया था तो 17 करोड़ वाला पॉपुलेशन एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ टाइम। तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी मोर एंड लेस बिकॉज़ ऑफ अकबर, है। तो उसमें ये सेक्युलर रिलीजियस पॉलिसी और उसमें ही
पर्शियन का डेवलपमेंट, फिर अकबर का जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसमें सब आर्किटेक्चर वगैरह आ गया। हुमायूं में तो आपको हुमायूं टॉम के पिक्चर पूछेंगे, ठीक है। फिर अकबर के अंदर जितने फतेहपुर सीकरी के बिल्डिंग्स है उसके बारे में पूछा जाएगा, और ओवरऑल मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स आपको पूछे जाएंगे। अकबर के अंडर पेंटिंग्स डेवलप हुए, ठीक है। अकबर बेसिकली डेवलप मुगल पेंटिंग, तो मुगल पेंटिंग के फीचर्स कैसे हैं, मुगल पेंटिंग और राजपूत पेंटिंग इनका भी डिफरेंस पूछा है, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मुगल पेंटिंग और राजपूत पेंटिंग, ये भी आगे आपको आगे देता है। फिर शाहजहां के अंडर तो जामा मस्जिद होती है, रेड फोर्ट होता है, जो चांदनी चौक दिल्ली 6, वो किसके लिए फेमस है, शाहजहां की जो बेटी है जहां आरा बेगम, उसने वो बनाया। पूरा ओल्ड दिल्ली शाहजहां की बेटी ने बनाया। शी वाज अ आर्किटेक्ट, शी वाज अ अर्बन प्लानर, है। तो उनके बारे में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन, ये पॉइंट नोट करिए, आजकल पर्सनालिटी के बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और ये मेंस में आएगा, ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, उसको आर्ट एंड कल्चर से लिंक करिए, ठीक है। तो दारा शिको जो औरंगजेब के बड़े भाई थे जिनको उन्होंने मारा था, तो पॉलिटिकल एंगल में यूपी से नहीं जाएगी। दारा शिको वाज अ फिलोसोफर, ही यूज्ड टू स्टडी द वेदास, ठीक है। उन्होंने भगवद गीता वगैरह संस्कृत सब कुछ पढ़ लिया था। तो उसके जो फीचर्स है एज अ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन वो आएंगे आपको। जहां आरा बेगम एज अ अर्बन प्लानर, आर्किटेक्चर वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। फिर अकबर के टाइम में आपके थे तानसेन एज ए सिंगर, तो ऑटोमेटिकली तानसेन के जो रागाज है एज ए पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो यू कैन जस्ट नोट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अंडर अकबर, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली हम स्टडी करेंगे, ठीक है। म्यूजिक का डेवलपमेंट अंडर मुगल्स, तो ये सारा आर्किटेक्चर में आपको आते जाएगा। शाहजहां ने भी उसको डेवलप किया था। शाहजहां के टाइम में तो ताजमहल भी आ गया, रेड फोर्ट भी आ गया, आपका चांदनी चौक भी आ गया, ठीक है। फिर अकबर का आगरा फोर्ट जो अकबर ने बिल्ड किया था उसको भी उन्होंने रिपेयर करवाया था। फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनवाया था उसमें भी नई नई बिल्डिंग्स आ गई। तो ओवरऑल मुगल आर्किटेक्चर के फीचर में वो आ जाता है। फिर आपका इसमें आर्ट एंड कल्चर जिसका लिटरेचर पार्ट है, लिटरेचर में आ गया आपका अबुल फजल एज ए हिस्टोरियन, उसके बारे में क्वेश्चन आ गया। अबुल फजल एज ए हिस्टोरियन, ठीक है, नाम लिखता हूं मैं। अबुल फजल एज ए हिस्टोरियन, उन्होंने एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया लिखा है मुगल एम्पायर का, अकबरी। तो कभी कभी लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर मिडिवल इंडिया में शॉर्ट नोट मेंस में आता है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, द बायोग्राफी ऑफ बाबर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबर, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जहांगीर, अकबरी, ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में शॉर्ट नोट्स आते हैं मेंस में या प्रीलिम्स में भी उसके फीचर्स पूछेंगे। क्योंकि जैसे तुजुक ए बाबरी, तो बाबर की वो खाली इंडिया को डिस्क्राइब किया, बिकॉज बाबर वाज अ बॉटनिस्ट, है, बाबर वाज अ ज्योग्राफर, बाबर वाज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो उसने सारे इंडिया के फ्लोरा एंड फौना, जब वो बैटल करते थे, बैटल के बाद शाम में जब रेस्ट करते थे, ही यूज्ड टू एज अ पैशन ही यूज्ड टू गो एंड एक्सप्लोर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। तो उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे एरिया जो है इसके बारे में यूपीएससी आपको पूछेगी और उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है मैं से भी, और उसी के पॉइंट से लेके आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जहांगीर का शौक था आपका हंटिंग का, ठीक है। तो जहांगीर बेसिकली पेंटिंग की जो डेवलपमेंट है, मुगल पेंटिंग बोलते हैं, अकबर के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन उसका जो क्लाइमैक्स है जहांगीर के अंडर हुआ है। तो जहांगीर के पेंटिंग्स और अकबर के पेंटिंग इसमें क्या चेंजेस है? जहांगीर के खुद के जो परसेप्शंस है वो पेंटिंग में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर जहांगीर बोलेगा, सपोज जहांगीर नहीं है और जहांगीर ने बोल दिया कि एक पेंटिंग बनाओ, किसी एक आदमी का पेंटिंग बनाया गया, ओके, स्केच, और उसको पेंट किया गया, एंड जहांगीर इज नॉट देयर, बट जहांगीर विल कम और वो बोलेगा कि किस पेंटर, किस जो आपके ये थे ड्राइंग करने वाले, उन्होंने स्केच बनाया, उसका नाम जहांगीर बताएगा बिना बोले, है, मतलब बिना देखे। फिर जहांगीर बोलेगा कि उसके हाथ पेंट किसने किए हैं, उसकी आंखें किसने बेसिकली रिफ्लेक्ट की है, वो जहांगीर बिना देखे बताती है। दैट वाज अ काइंड ऑफ मास्टरपीस
Jahangir had and a kind of a neck Jahangir had as far as the painting was concerned. तो जहांगीर के वे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुजुक एक जहांगीर में मिलते हैं, तो इसलिए वो शॉर्ट कोर्स वाले जो क्वेश्चन है, जो पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन है और ये जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, ये मिडिवल इंडिया में एक नया पैटर्न करके आ रहा है. ठीक है, these points we can keep in mind as far as the Mughal Empire and overall art and cultural achievement is concerned. और मुगल एम्पायर के बारे में जो लास्ट क्वेश्चन मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, the faulty policies of the Aurangzeb. Okay? And how far do you agree that Aurangzeb was responsible for the decline of the Mughal Empire? उसमें आपका ओपिनियन क्वेश्चन आपको पूछेंगे, मतलब आपका आपका ओपिनियन नहीं लिखना है, जो हिस्टोरियन ने जो कॉजेस दिए हैं वही हमें तो वही चीज है, तो वो मेंस में आपको क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में आएगा. तो कंपैरेटिव क्या होता है? अकबर क्रिएटेड द मुगल एम्पायर by befriending Rajput. Aurangzeb destroyed the Mughal Empire by alienating the Rajput. क्योंकि अकबर की जो फ्रेंडली राजपूत पॉलिसी थी औरंगजेब ने पूरी चेंज कर दी, एंड दैट वाज द रीजन कि मुगल डिक्लाइन होने लगे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, द न्यू फोर्स व्हिच वाज गोइंग टू कम एंड रूल इंडिया फॉर द नेक्स्ट 200 इयर्स, दैट बेसिकली गॉट अ चांस. ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764. ठीक है, ये हमें कुछ याद नहीं रखना है, ये जस्ट बता रहा हूं. तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों आई? बिकॉज औरंगजेब एंड हिज फॉल्टी पॉलिसीज, दीज वर रिस्पॉन्सिबल कि औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, इसलिए जो पहले 6 मुगल एम्पायर है उनको ग्रेट मुगल्स बोलते हैं. ठीक है, बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, औरंगजेब हो गए, दे आर कॉल्ड एज ग्रेट मुगल्स. एंड औरंगजेब के डेथ के बाद जो भी मुगल्स आते गए, ठीक है, टिल लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, all of them are called as later Mughals because they did not have any kind of achievement, be it administrative, be it cultural, be it economic, be it societal to their name, because of their weak policies. And of course the start was reflected in the policies of the Aurangzeb himself कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चांस मिल जाए. है, तो वो लास्ट फेज का जो औरंगजेब वाला क्वेश्चन है सिर्फ मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में नहीं. तो इसके बाद आपका पूरा एंशिएंट इंडिया प्लस मिडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाता है, बोथ फ्रॉम द प्री पर्सपेक्टिव एज वेल एज द मेंस पर्सपेक्टिव. ठीक, आप अभी ये पूरा देखने के बाद तो आइडिया लग गई होगी कि आर्ट एंड कल्चर कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो नेक्स्ट फ्यू डेज में हम वही सब चीजें देखेंगे एज पर एज द एंशिएंट एंड मिडिवल इज कंसर्न्ड. ठीक है, और ऑब्वियसली हिस्ट्री इज वेरी सीक्वेंशियल, तो ऑटोमेटिकली आपको एंशिएंट से ही शुरुआत करनी है. आप एंशिएंट भी पढ़ सकते हो, आप मिडिवल भी पढ़ सकते हो, अलग से भी पढ़ सकते हो, पर वो सीक्वेंस मिसिंग हो जाता है. ठीक, और ध्यान में रखिए अभी भी एंशिएंट का वेटेज ज्यादा है, मिडिवल का वेटेज कम है. ठीक, यूपीएससी कभी भी चेंज हो सकती है, बट स्टिल वी शुड फोकस एंशिएंट हैज अ मोर वेटेज, मिडिवल हैज अ लेस वेटेज. हां, जो कॉमन टॉपिक्स है जब हम पढ़ेंगे तो होता क्या है एडवांटेज. सपोज कई बार क्या होता है एंशिएंट का वेटेज ज्यादा, फिर भी अगर एंशिएंट के क्वेश्चंस अगर टफ आ गए, then we can switch over to the questions of the medieval. ठीक, हमारे पास वो एडवांटेज है. अगर बाय चांस एंशिएंट का वेटेज ज्यादा है लेकिन क्वेश्चंस अगर टफ आ गए तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट और हमारे मार्क्स चले जाएंगे. तो उससे अच्छा है कि हम मेडिवल के ऊपर स्विच हो सकते हैं. तो दैट इज द एडवांटेज वी कैन हैव व्हेन वी हैव द ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न्ड इन एंशिएंट एंड मेडिवल एस्पेक्ट. ठीक है, क्लियर हो गया पूरा? आप कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर ओनली और कल से हम इंडस वैली वगैरह शुरू करेंगे, है ना? क्योंकि आज के लिए इतना बहुत सारा है मेरे ख्याल से, आप धीरे धीरे जस्ट उसको गो थ्रू करते रहिए. एंड दिस इज लाइक अ मास्टर प्लान, दिस इज लाइक अ मास्टर प्लान. जब आप पढ़ना शुरू करेंगे हमेशा इसको रेफर करते रहेंगे और बीच बीच में हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस. प्लीज सर, व्हाट अबाउट चोला एंड पांड्या और साउदर्न? आएगा वो भी आएगा, चोला एंड पांड्या का. ठीक, उसका मैं अलग से बताऊंगा. अभी बताया पूरा उसको लेकिन थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है. साउथ इंडिया के चोला है, पांड्या है, पल्लवास है, चालुक्य है, ये सारे के बारे में कल्चर है. ये एडवांस ओवरऑल